एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद यामिनी। हमारा सीरीज चल रहा है न्यू एनसीईआरटी 2026 का, जिसमें हमने शुरुआत की है क्लास 6 जियोग्राफी से और आज के इस क्लास में हम चैप्टर 3 का एंडिंग की ओर हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी करते चलिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले पिछले क्लास में हमने पर्वत और पठार का विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। बहुत सारे फैक्ट बातें उसमें इंक्लूड की गई है एनसीईआरटी के द्वारा, प्लस मैंने एडिशनल चीजें भी वहां पे बताई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखिएगा। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या बोल रहा है कि मैदान जो है वो ऐसी स्थलाकृति है जिसका जो धरातल है वो सपाट होता है अथवा हल्का तरंगित होता है। तो सपाट होता है अथवा हल्का तरंगित होता है। तो इस टाइप की जो स्थलाकृति है, इस टाइप की जो लैंड फॉर्म है उसको मैदान कहा जाता है। मैदान में क्या होता है, कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती है। मैदान जो है पूरी तरह से क्या होता है, सपाट होता है। सामान्यतः मैदान की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो मैदान का यहाँ पे एग्जैक्ट अगर हम परिभाषा देखें तो मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। ऐसी सभी स्थलाकृति को मैदान बोलते हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर के नीचे रहती है, 300 मीटर के अंडर रहती है, वो सभी स्थलाकृति मैदान कहलाती है। समुद्र तल को यहाँ पे बताया गया है कि समुद्र की सतह का औसत स्तर, जिसको माध्य समुद्र तल भी कहा जाता है, समुद्र तल कहलाता है। यानी कि जितनी भी हम ऊंचाइयां लेते हैं कि ये पहाड़, ये पर्वत इतना ऊंचा है, तो उसको समुद्र तल से लिया जाता है। आगे बोल रहा है कि पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि होती है। यहाँ नदियां रेत, चट्टानों के कण और गाद को एकत्रित करती है, जिसे तलछट कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाओं से जो नदी निकलती है, तो नदियों के पानी से जो बाढ़ आता है, तो बाढ़ के पानी से जो निर्मित होता है वो समतल भूमि है क्या, मैदान। मैदान यहाँ पे क्या होता है, जो नदियां होती है वो रेत, चट्टानों के कण और गाद को एकत्रित करती है, जिसको तलछट बोला जाता है। यानी कि जो रेत, चट्टानों के कण और गाद को एक साथ क्या बोला गया है, तलछट बोला गया है। नदियां क्या करती है, इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लेकर आती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अब इतने सारे जो रेत हैं, जो चट्टानों के कण हैं, वो गाद है, जब वो समतल भूमि पर आती है तो वहां का जो मिट्टी होता है उसको क्या बना देती है, ये उपजाऊ बना देती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। कैसे कि जो भूमि है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहेगी, वो फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त तो होगी ही ना। तो इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय क्या हो जाता है, कृषि हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां की मिट्टी जो है वो क्या है, उपजाऊ है, और उपजाऊ मिट्टी जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। मैदान विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। अब मैदान में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो होती है वो मानवों के लिए भी उपयोगी होती है और जीव जंतुओं के लिए उपयोगी भी होती है। जीव जंतु जो होते हैं उनको खा करके अपना पेट भरते हैं, और मानव भी संभवतः सारी चीजों के लिए वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे विश्व के मानचित्र में, यहाँ पे विश्व के मानचित्र में पर्वत, मैदान और पठार को बताने का कोशिश किया गया है कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वहां पे कुछ मुख्यतः जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, वहां उसको यहाँ पे बताया गया है। जैसे अगर हम सबसे पहले पर्वत श्रृंखला देखें तो ऊपर से नीचे हम देखें तो यहाँ पे यूराल का पर्वत है। यूराल का पर्वत है, ये क्या करता है, यूरोप और एशिया दोनों को अलग करने का, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है यूराल का जो पर्वत होता है। वहीं यहाँ पे जो हमें हिमालय का पर्वत दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अफ्रीका पे हमें एटलस का जो पर्वत है वो है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला जो विश्व का सबसे
लंबा पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। और उत्तर अमेरिका में जो है रॉकीज की और अलास्का का जो पर्वत है वो यहाँ पे दिखाया गया है। पठार की बात करें तो यहाँ पे तिब्बत का जो पठार है वो दिखाने को गया है। तिब्बत का पठार विश्व का छत जिसको बोला जाता है। अफ्रीका में जो है पूर्वी अफ्रीकी के पठार है। और यहाँ पे पैटागोनिया क्या है, दुनिया का सबसे शुष्क पठार है, जहाँ 10-10 सालों तक बारिश जो है नहीं होती है। तो ये एडिशनल चीज भी आपको याद रखनी है। अब अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ पे उत्तर अमेरिका पे जो है मिसिसिपी नदी का जो है वो मैदान है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी का जो मैदान है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अफ्रीका में जो है नील नदी का मैदान है। और वहीं एशिया में ये सिंधु नदी का मैदान है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ये चीन में यांगत्सी नदी का जो मैदान है, यांगत्सी नदी का मैदान है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सो आई होप गाइस आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ये बातें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप मैपिंग करेंगे तो भी इन बातों को जो है पूछा जा सकता है कि कौन सा नदी का मैदान कहाँ पे है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे गंगा के मैदान का जो चित्र है, जो दृश्य है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, जो सैटेलाइट से लिया गया है। गंगा का मैदान कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी का मैदान, ये पूरा गंगा नदी का मैदान है, जो सैटेलाइट से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा मैदानी जीवन कैसे होता है। लेखक बोल रहे हैं कि हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यता नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में ही रहती है। क्या बोलने का मतलब है कि जैसे हम जितनी भी सभ्यताएं पढ़ते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ये सारी जो सभ्यताएं हैं वो किसके आसपास है, नदियों के आसपास है। जैसे सिंधु नदी के आसपास में हमें हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई देता है। ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे और अच्छे से। तो यहाँ बोलने का वही मतलब है कि जो पहले की से जो सभ्यताएं हैं वो कहाँ पे दिखाई देती है, हमें नदियों के जो उपजाऊ मैदान है उसी के आसपास दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे जो है जीवन जीने के लिए उपयुक्त अनुकूल वातावरण थी ना, वहाँ पे जो है सारी चीजें जो है मिल जाती थी, पर्याप्त होती थी, भूमि कृषि के योग्य उपजाऊ रहती, तो जीवन निर्वाह के लिए वहां पे सारी चीजें उपलब्ध होती थी। और आज के टाइम में भी जो अधिकांश जनसंख्या है वो मैदानों में ही रहती है। कैसे, तो जो भारत की कुल जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा नदी के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वालों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो मत्स्य पालन होता है और कृषि होता है। यहाँ पे चावल, गेहूं, मक्का, जौर, मोटे अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खाद्य फसलें उगाई जाती है। अब यहाँ पे मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आपको ये याद रखना पड़ेगा। साथ ही कपास, जूट, सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती थी, अर्थात वर्षा के जल से फसलों को जल मिलता है। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल नेटवर्क द्वारा और भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों को सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। क्या बोलने का मतलब है कि जो परंपरागत हमारी कृषि होती है वो किस में निर्भर रहती है, मुख्यतः हम बारिश के महीनों में ही कृषि करते हैं, तो वर्षा जल होता है उस पर निर्भर रहता है। और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, तो अभी जैसे नहरों का जो नहरें बनाई जा रही है, जो बांधें बनाई जा रही हैं, जो अपना अंडरग्राउंड वाटर है उसको पंप से निकाल करके खेतों को सिंचाई करने का जो पद्धति है वो भी ज्यादातर चालू हो गया है। यही बोलने का यहाँ पे मतलब दिया गया है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। जब बोलने का मतलब यह है कि जैसे सिंचाई हम ग्राउंड वाटर से कर रहे हैं तो उसमें कृषि का उत्पादन तो है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो भी क्या आ रहा है, गिर जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। कैसे कि जैसे जो जल
स्तर है, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, कृषि के लिए अपना पर्याप्त जल नहीं मिल पाएगा, तो वो चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी ना। तो यहाँ पे वही चीजें बताने की कोशिश है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी है, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे, कि जहाँ पर आमदनी ज्यादा है, जहाँ पे आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो ज्यादा है, वहां पे लोग क्या करते हैं, जाकर के बसते हैं। तो उससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है वहां की, और जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑफकोर्स सी बात है, वहां पे प्रदूषण भी उतना ही अधिक होगा। आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। क्या बोलने का मतलब है कि चाहे पर्वत हो या मैदान हो या फिर नदियां हैं, ये अपनी अपनी बहुमूल्य सांस्कृतिक मूल्य है उसको धारण किए हुए रहती है। कैसे, जैसे बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थान मानते हैं। संगम स्थल क्या है, संगम स्थल दो नदियों के बीच का जो जगह होता है, जहाँ पे दो नदियां मिलती है, उसको संगम स्थल बोला जाता है। तो हमारे इंडिया में संगम स्थल को पवित्र माना जाता है, जैसे प्रयागराज। तो और ऐसी जगह में क्या होता है, बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत से समारोह होते हैं और धार्मिक कृत्य भी यहाँ पे होता है, जो संगम स्थल होता है। इंडिया में ये सारी चीजें बहुत ही हाई लेवल पे चलती है। वही अगर हम नदियों जो मैदान है उसका इंपॉर्टेंस देखें तो क्या है, मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः नदी में नाव का संचालन सुगम होता है और बहुत से आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। जो मैदान होती है वो कैसे रहती है, हल्की सी ढलान वाली होती है, हल्की सी ढलान वाली होती है, मतलब इस टाइप की जो इस प्रकृति होती है। तो यहाँ पे जैसे नदी पाया जाएगा तो वहां पे जो नौका विहार है वो कैसे हो जाएगा, बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए नदी मार्ग का व्यापक रूप से प्रयोग करते थे, क्योंकि पहले के जो लोग हैं वो रास्ता वास्ता तो था नहीं, तो वहां पे क्या करते थे, वो लोग नदी को ही अपना जरिया बनाते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहां लोग आने जाने के लिए नौकाओं का प्रयोग करते हैं। नौकाओं का प्रयोग करते हैं मतलब जो हमारे नाव होते हैं, जैसे कुछ इस टाइप के जो बातें हैं वो यहाँ पे की गई है कि यहाँ आने जाने के लिए लोग आज भी क्या करते हैं, जो नाव होते हैं, नाव का परिवहन करते हैं, उसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे राइटर बोल रहे हैं कि इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्तर रूपों के बारे में समझा है। कौन कौन सा, पर्वत, पठार और मैदान। परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल है। यदाकदा वर्षा प्राप्त होने वाले मरुस्थल व्यापक शुष्कता का फैलाव होता है। क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे हमने अभी 3 मेजर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा है, पर्वत, पठार और मैदान, तो उसके अलावा भी कुछ और स्थल रूप होते हैं, जिनमें से एक क्या स्थल रूप है, मरुस्थल। और ये मरुस्थल कैसे होते हैं, ये ठंडे मरुस्थल भी होते हैं और गर्म मरुस्थल भी होते हैं। तो इन दोनों मरुस्थलों में जो वनस्पति जगत है और प्राणी जगत है, उसके जो लक्षण होते हैं, उसके जो विलक्षण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अब ठंडी जगह का जो मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, वहां पे वनस्पति और प्राणी जगत अलग अलग होंगे। जो गर्म जगह है, जो गर्म मरुस्थल है, वहां पे जो है वनस्पति जगत और प्राणी जगत जो है अलग अलग अपना लक्षण दर्शाते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार का मरुस्थल। ये कैसे मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। तो यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित जो थार का मरुस्थल है वो किस प्रकार का मरुस्थल है, तो वो गर्म मरुस्थल है। और कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे होते हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है। और कुछ विशेषज्ञ आर्कटिक महाद्वीप को भी एक मरुस्थल का रूप मानते हैं, जो ठंडी मरुस्थल का रूप मानते हैं। तो यहाँ पे हमें ये याद रखनी है कि गर्म मरुस्थल में हमें अफ्रीका का सहारा मरुस्थल और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार का मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल है। ठंडे मरुस्थल में हमें एशिया का गोबी मरुस्थल याद रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ विशेषज्ञ कौन से महाद्वीप को ठंडा मरुस्थल मानते हैं, तो वो है आर्कटिक महाद्वीप। आगे बोला है, जीवन जीने में कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थल के पर्यावरण के अनुसार
अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां पे जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखते हैं। बोलने का मतलब है कि लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। क्या वही बोलने का मतलब है कि इंसान जो होता है, जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वो क्या करता है, जिस प्रकार का क्लाइमेट रहता है, जिस प्रकार की स्थलाकृति में वो रहते हैं, वहाँ पे अपने आप को ढालने की उनकी जो क्या रहती है, कैपेसिटी होती है, उनका जो नेचर रहता है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है। यही बोलने का मतलब है। लचीलेपन से यहाँ पे मतलब है कि इंसान जो है क्या रहता है, अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है। उसमें ये शक्ति जो है, इसमें वो जो नेचर है, उसमें जो वो क्वालिटी है वो दिया गया है। लचीलेपन से तात्पर्य यहाँ पे रेजिलियंस से है, जो चुनौती और कठिनाइयों का सामना करना अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता होती है। तो वही बात है कि मनुष्य क्या रहता है, अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की क्षमता उसके अंदर पाई जाती है। यही उसका लचीलापन है, यही उसका रेजिलियंस है, यही जो है उसको सारी चीजों से क्या करती है, अलग बना के रखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ तारीखें दी गई है। बोला जा रहा है कि प्राचीन तमिल संगम कविता में 5 टीने 5 दृश्य भूमि है, जो विशिष्ट देवताओं की जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावनाओं जैसे प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी हुई है। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक में मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है। तो देखिए, जो प्राचीन तमिल संगम कविता है, इसके ये 5 टीने हैं। टीने हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावना जैसे कि प्रेम, अनुराग, अलगाव और झगड़ा आदि से जुड़ी हुई है। तो ये हमारा 5 टीने हैं। इस 5 टीनों से रिलेटेड दृश्य भूमि है कि कैसे कैसे लैंडफॉर्म है यहाँ पे, और वहां पे रहने वाले जो मानव है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है। तो अगर हम सबसे पहले देखिए कुरिंजी एक टीने है जिसका जो दृश्य भूमि है वो कैसा है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, आखेट एवं संग्रहण करना, ये यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अगर हम देखें दूसरा, तो वह दूसरा मुल्लाई का दृश्य भूमि क्या है, घास के मैदान और वन, और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, पशुपालन। अगर हम देखें मरुधम टीने, तो दृश्य भूमि इसका उपजाऊ कृषि के मैदान, और उपजाऊ कृषि का मैदान है तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे जो व्यवसाय होगा वो क्या होगा, कृषि होगा। वैसे ही नेयदल ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा ये यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। फिर अगर हम देखें पालाय, तो ये शुष्क मरुस्थल प्रदेश है जहाँ पे घुमंतु और युद्धरत, मतलब यहाँ पे घूमने वाले और युद्ध करने वाले, ये यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो ये पूरा का पूरा नया चीजें है, इसको आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि ये नई चीजें यहाँ पे जुड़ी गई है। जो टीने हैं आपको 5 टीने याद रखना है, इसका जो दृश्य भूमि है वो याद रखना है, और इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो आपको एक समझने से हो जाएगा कि यहाँ पे जो दृश्य भूमि है वो किस प्रकार की दृश्य भूमि में किस प्रकार के जो है यहाँ पे व्यवसाय किया जा सकता है। बाकी टीने जो है आपको 5 याद रखना ही पड़ेगा, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले क्लास का समरी कर रहा है कि स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। तो हमने मेन स्थलाकृति क्या पढ़ी है, पर्वत, पठार और मैदान। तो उसकी जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है और जो इन्वायरमेंट है वो क्या होती है, बहुत ही अलग अलग प्रकार की होती है। पर्वत में जो है अलग प्रकार की जीवन शैली पाई जाती है, पठार में अनेक प्रकार की अलग जीवन शैली पाई जाती है, और मैदान में जो है अलग जीवन शैली पाई जाती है।
ऐतिहासिक समय में लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति का अभिन्न भाग है। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विभिन्न प्रकार से उन्हें मानती रही है। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हमें चैप्टर का जो है प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं दिया गया है। अगर ये आपसे नहीं बना तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आगे की क्लास में इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। इसको एक बार जरूर बना के देखिएगा। इसको एक बार जरूर आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और बाकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। आप कमेंट करके अपना डाउट, अपना प्रश्न, अपना सजेशन, सारी चीज़ें वहाँ पे दे सकते हैं। सो आई होप जो मैदान है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ में हमारा क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी 2026 का ज्योग्राफी का चैप्टर खत्म होता है। क्लास 6 का आगे आने वाले क्लासेस में हम क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिएगा। जरूरतमंदों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ, हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।